ठीक है, देखिए सबसे पहले डाल दीजिए यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट हो रही है। मैट्रिसेस जो हैं उसके 3 चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और यूनिट नंबर सेकंड जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको हमें यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। इसका हल्का सा इनपुट आपको 12th क्लास में थोड़ा सा मिला होगा। शुभम पांडे गुड मॉर्निंग, बाकी जो आ रहे हैं वो ज्वाइन होते रहें, है ना, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो अवकल समीकरण हैं, इनका हल्का सा इनपुट मिला होगा आपको। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बिल्कुल अजीब ना लगे। ओवरव्यू जो है वो ऐसा होगा कि एक प्रोसीजर होता है मैथ्स में डिफरेंशिएशन, जिसमें क्या करते हैं, कोई हमारे पास एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू, जैसे x टू द पावर n है, तो हमने क्या किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का nx n-1 कर लिया हमने। ये प्रोसीजर आपका जो है डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, साफ़ सुथरा अगर एक्सप्रेशन दिया है, मान लिया सपोज एक्स स्क्वायर और ऐसे करके आपका दिया है एक्सप्रेशन एक, और उसमें कहा जाए अगर आपको कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो वो भी पता है हमें ये इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी मिक्सिंग हो जाए, मतलब कहने का ये है कि कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें कि dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसका स्क्वायर आ जाए, या +2 dy बाई डी एक्स इस तरह से हो जाए, कहने का मतलब है एक्सप्रेशन में dy और dx अंदर अंदर तक घुसने लगें, और फिर आपके लिए सिंपली उसको इंटीग्रेट करके निकालना मुश्किल हो जाए कि फ़ंक्शन क्या था, तो उस केस में उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, जैसे 2y यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और फिर साथ ही साथ इसके साथ dy बाई डी एक्स के टर्म भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा, और इज़ इक्वल टू करके 0 या इक्वल का भी साइन हो, इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन तो होएगा ही, हो सकता है इक्वल टू के बाद कुछ दिया भी हो, ना भी दिया हो, वो अलग अलग केसेस हैं। तो ऐसे सारे केसेस में हम इस जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो पॉलिनोमियल बनेगी, इज़ इक्वल टू 0 या इज़ इक्वल टू कुछ करके लिखेंगे आप, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना का मतलब है कि कौन सा एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जिसको डिफरेंशिएट करके ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी। अगर हमने वो फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया जिसके डेरिवेटिव, जिसके डिफरेंशिएशन से आपको ये वाली इक्वेशन मिली थी, तो हम कहेंगे ये कहलाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है dy बाई डी एक्स करके आपको कुछ दिया है, और इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि y इक्वल टू समथिंग वो फंक्शन आप पता कर लें जिसको कि डिफरेंशिएट करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन आई होगी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल एक्सप्रेशन निकालना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आज तक भी सॉल्व नहीं हुई हैं। सेम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन हम कोई भी आपको दे दें, जैसे आपको पता होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में देखा होगा आपने करके, कोई भी फंक्शन दे दे डिफरेंशिएशन तो आप कर लोगे, लेकिन कोई भी फंक्शन हम दे दें आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। उसका इंटीग्रेशन करने के लिए तरह तरह से जिसे कहना चाहिए एक अरेंजमेंट या जुगाड़ जिसे कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में, उस तरीक़ों से करके जो है इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाता है। आप ऐसा कोई यूनिक मेथड नहीं ला सकते कि वो हम लगा दें 10-12 फॉर्मूले पढ़ के और इंटीग्रेशन सारे हो जाएं। लेकिन डिफरेंशिएशन जो है वो ऐसा हो सकता है कि 10-15 फॉर्मूले पढ़ के आप सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो सारी की सारी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। कुछ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ थोड़ा मुश्किल तरीक़ों से होंगी। तो इसलिए क्या किया गया है, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैटेगराइज़ किया गया है कि किस किस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो सबसे मुश्किल काम हमें यही होता है कि उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने कैसे, और फिर पहचानने के बाद कौन सा मेथड उसके ऊपर अप्लाई करें। इस चैप्टर नंबर 1 क्या, बल्कि ये चैप्टर नंबर 4 है। इस यूनिट का तो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन वैसे बुक का 4th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में यही समस्या आपके सामने सबसे ज़्यादा आएगी कि अलग अलग जब आपको मेथड बताए जाएंगे तो आप करते चले जाओगे, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फ़लाना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करो, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं उनमें से ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वही दी जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए जो सॉल्व हो सकती हो।
ठीक है ना। कई डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हैं जो मतलब कभी आप सुनेंगे आप कि हाँ फलाना डिफरेंशियल इक्वेशन इसने सॉल्व कर दी, या कोई पीएचडी कर रहा था आदमी उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दी, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये चैप्टर या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला चैप्टर है कि क्वेश्चन जो है किस टाइप का है और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन जिस टाइप का है वही तरीका जब आप अप्लाई करोगे तभी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया। अब आप चैप्टर नंबर 4 डालें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण है। इसी में स्टार्टिंग में हम बताएंगे कि प्रथम कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, प्रथम कोटि क्या होती है, प्रथम घात क्या होती है, ये सब चीज़ें इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस में हमारे सिलेबस आप पढ़ोगे तो उसमें पहले यही बताया है कि कोटि और घात वगैरह डिस्कस करना, लेकिन चूंकि उसके लिए अलग चैप्टर नहीं बनाया जा सकता, वो छोटा सा टॉपिक है। देखिएगा कोटि और घात जो है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस हो जाएंगे आपसे, तो इसलिए उन्होंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही इंक्लूड करके रख दिया है। सबसे पहला आर्टिकल अब डालिए आप, अवकल समीकरण। तो डेफिनेशन के बारे में हमने अभी थोड़ा सा स्टडी किया था, x हो, y हो और dy/dx हो, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें अगर हैं किसी इक्वेशन में तो हम कहेंगे कि वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। x होना चाहिए, y होना चाहिए, dy/dx होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका कहलाता है परतंत्र चर। पता है सबको, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या कहलाता है? परतंत्र चर का, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्वतंत्र चर। मतलब परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें यही डेफिनेशन बनानी है कि इनको रिलेट करने वाली, इनको आपस में संबद्ध करने वाली, संबद्ध मतलब बांधे रखे, जो जैसे x प्लस वाई dy/dx प्लस dy/dx होल स्क्वायर या d2/dx2 इक्वल टू साइन x, इस तरह से कोई इक्वेशन लिख दी हमने, तो वो क्या है? dy/dx को भी और x को भी और इन सबको बांधे हुए है, y को भी बांधे हुए है, तो वैसी इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। हिंदी वाले बच्चे फिर से सुन लें, ऐसे समीकरण जो स्वतंत्र चर, देखिए स्वतंत्र चर ये रहा, कॉमा परतंत्र चर ये रहा, तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांकों, ये स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकल गुणांक से संबद्ध होते हैं कॉमा अवकल समीकरण कहलाते हैं। और डेरिवेटिव आप ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव कोई ऐसा नहीं है कि आपका dy/dx ही होगा, आपका dy/d2/dx2 भी हो सकता है, d3y/dx3 भी हो सकता है, वो जो भी हो। तो ये सब चीज़ें इनको रिलेट करने वाली जो इक्वेशंस हैं वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपको, आप एक एक करके लिखते जाइए क्योंकि इन्हीं से सारा कुछ हम समझेंगे। तो इक्वेशंस लिखिए ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 1 है dy/dx इक्वल टू, इनको एक एक करके पहले लिख लीजिए, 3x - 2y। पूरे वीडियो में आज ये काम आएंगी आपके। 3x - 2y + 4 डिवाइडेड बाई 2x + y - z, 2x + y - 2, सॉरी। दूसरा है x dy + y dx इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है dy/dx, लेकिन आप देखिए dx से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा dy/dx। तीसरा है d2y/dx2 + 3 dy/dx + 5y = 7। फोर्थ है 2x del z/del x, ये इसको डेल कहते हैं, इस तरह से है ना, del z/del x। थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये। del z/del x + y del z/del y = 4z।
फिफ्थ, del 2z by del y2 is equal to k del 2z by del x2 square. 6 del u by del x plus del u by del y plus del u by del z equal to 0. 7th, y plus z del z by del x minus x plus z del z by del y, x plus z del z by del y is equal to x minus y. 8 1 plus dy by dx whole square to the power 3 by 2 is equal to rho d2y by dx2. 9th, x square d2y by dx2 plus under root half 1 plus dy by dx whole square is equal to 0. 10th, 2y square dx plus 3x square dy is equal to 0. 11 d2y by dx2 is equal to m square y. आप सोच रहे हो कि 2-3 एग्जाम्पल दे देते काम चल जाता, लेकिन हाँ डेल के बारे में बताएंगे अभी. 2-3 एग्जाम्पल दे देते काम चल जाता, लेकिन अलग अलग वैरायटी के इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आगे अभी हमें डिस्कशन करने हैं इनके. 12th, d3y by dx3 plus 2 d2y by dx2 plus dy by dx is equal to cos of x. नहीं, असल में जो आगे समझाना है मुझे उसके लिए पहले ये ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं, मतलब कितने टाइप के एग्जांपल्स उसके कुछ लिख दिए हैं. ठीक है ना. अब हम इनको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. 6 में dy बाई डी एक्स नहीं है, डेल यू, ये आपका डेल यू बाई डेल एक्स है. अभी तो आपको केवल इतना समझना है कि जो हम डेफिनेशन पढ़ी है ना कि x होना चाहिए, y होना चाहिए और dy बाई डी एक्स होना चाहिए. तो देखिए हर एक में x है, y है, dy बाई डी एक्स है. इसमें भी जैसे dy बाई डी एक्स ही है केवल, इसमें x dy बाई डी एक्स इस तरह से है, y x dy बाई डी एक्स सब है. तो इस तरह से ये सारी की सारी जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल हैं. हाँ, मैंने एग्जांपल ज़्यादा इसलिए लिख दिए हैं तो क्योंकि आगे की चीज़ें जो हैं वो समझाने के लिए हम इसी में रेफरेंस दे देंगे उनका. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होना है. अब हेडिंग डालिए अवकल समीकरणों के प्रकार. लिखिए ये 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 लिखिए साधारण अवकल समीकरण. ऐसे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा नोटिस करिए. यहाँ पर एक वेरिएबल y है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, बस 2 ही वेरिएबल हैं आपके. और इंडिपेंडेंट एक है, y एक डिपेंडेंट तो हो ही होएगा, y तो होना ही होना है. लेकिन इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है. दूसरे में भी आप देखिए x ही है बस, तीसरे में भी x ही इंडिपेंडेंट है, चौथे में भी यहाँ पर देखिए आपको z x y 2 मिल रहे हैं. z एक वेरिएबल है डिपेंडेंट और उसके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y मिल रहे हैं. तो ये आपकी ऑर्डिनरी इक्वेशन नहीं है. 4th वाली. 5th वाली में भी देखिए z y x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 है, 5 है, 6 में देखिए u एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u के इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z 3 है. ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है. तो कहने का मतलब 4, 5, 6, 7 ये आपकी जो है ऑर्डिनरी नहीं है. बाकी जितनी भी इक्वेशंस इस टाइम पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं सारी की सारी आपकी ऑर्डिनरी हैं. देखिए y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट. समझ आ रहा है कुछ क्या मैं बोल रहा हूँ? डेफिनेशन जो पढ़ी हमने क्या है, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो.
तो आप देखिए, एक नीचे लिख लीजिए, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में, ऊपर दिए गए उदाहरणों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 साधारण अवकल समीकरण हैं। बस ये जो डेल वाली इक्वेशंस है 4, 5, 6, 7, ये आपकी जो है वो साधारण नहीं है। इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, स्वतंत्र चर जो हैं, वो एक से ज़्यादा हैं। ये हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का नाम क्या बोला जाएगा उसका। जैसे आप समझ लो IUPAC सिस्टम नहीं होता है केमिस्ट्री में, उस तरह से हम इसके अलग अलग नाम में डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये सब क्लियर है तो ये लाइन और लिख लीजिए थोड़ा सा इसी डेफिनेशन में। द जनरल फॉर्म ऑफ सच इक्वेशंस x, y, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये कुछ और नहीं लिखा हमने, ये x, y और dy/dx इनको मिला के एक फंक्शन और इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म कही जा सकती है इन सब की। 1, 2, 3 और 8, 9, 10, 11, 12 सबकी जनरल फॉर्म ये कही जा सकती है कि ये सब चीज़ें जो हैं x, y और डेरिवेटिव, dy/dx का मतलब यहाँ डेरिवेटिव से है, आप उसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी ले सकते हैं, d2y/dx2 कुछ भी ले सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि वेरिएबल जो है ना वो आपका एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक डिपेंडेंट होना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई है, कंप्लीट हुई है साधारण अवकल समीकरण। अब नंबर 2 डालिए, आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल, इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए x² y है और मैं कहूँ इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए y इज़ इक्वल टू x² sin x है और मैं कहता हूँ इसे डिफरेंशिएशन करिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगा दोगे और फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है y परतंत्र चर था और x स्वतंत्र चर था, और हमने क्या किया, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। जब ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, जैसे मान लिया मैं आपको एक्सप्रेशन दूँ u इज़ इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, ये आपको मैंने एक्सप्रेशन दिया, मतलब u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x, y और z, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में बताया गया था। u जो है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब अगर मान लीजिए सपोज़ करिए हम ऐसे में डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करें, क्योंकि ये 3 वेरिएबल पे एक साथ डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप अगर del u बाई del x निकालोगे तो उस टाइम पे x को वेरिएबल मानोगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानोगे। तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब पार्ट्स में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में करना है तो y z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करना है तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब हमें z के रेस्पेक्ट में करना होगा तो हम उस केस में जो है वो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मुझे ज़रा बताइए ऐसे केस में del u बाई del x का आंसर कितना आएगा भाई, x का रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x का तो 1 हो जाएगा, और y और z क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज़ लगे रहेंगे, तो 1 इंटू वाई जेड, मतलब एक तरह से आपका वाई जेड आंसर आ जाएगा। del u बाई del y करोगे आप तो y को तो डिफरेंशिएट करोगे, x z को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो x z कांस्टेंट ट्रीट हो गए, वो एज इट इज़ रहेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और जब आप del u बाई del z करोगे तो z का 1 हो जाएगा, बच के जाएंगे x y, वो कांस्टेंट है इसलिए वो बचे रहेंगे। शालू यादव, गुड मॉर्निंग। बताइए मुझे कुछ प्रोसीजर ही क्लियर हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लिया सपोज़ करो मैंने दिया है u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और मुझे del u बाई del x करना है, तो क्या होगा आंसर इसका आंसर बताइए मुझे, del u बाई del x, u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, del u बाई del x, del का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से होता है, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने,
x को वेरिएबल मान के ट्रीट करेंगे, ये कांस्टेंट, तो x का तो 1 हो जाएगा और y और z का क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अलग अलग कांस्टेंट हो तो 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई में लगा हो तो एज इट इज रहता है। तो ऐसे केस में डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। ऐसी डेल यू बाई डेल वाई करें तो डेल यू बाई डेल वाई में x और z कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो 0 + 1 + 0, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। ऐसी डेल यू बाई डेल z करें तो 0 + 0 x और y कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे, z का 1 हो जाएगा, तो ये आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये तरीका बताया है कि पार्शियल डिफरेंशिएशंस जो हैं वो कैसे करे जाते हैं। होता डिफरेंशिएशन ही है, बस पार्ट्स में होता है, तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कह देते हैं। तो बहरहाल हमें यहाँ पे सॉल्व करना भी नहीं सीखना है, ठीक है ना, हमें तो केवल ये देखना है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और कई सारे उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दूसरा टाइप है। अवकल समीकरणों के प्रकार पढ़ रहे थे ना हम, तो पहला टाइप तो ये हो गया साधारण अवकल समीकरण। अब दूसरा टाइप लिखिए, हेडिंग डालिए आंशिक अवकल समीकरण या ब्रैकेट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ सच इक्वेशंस इज f(x, y, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। नीचे लिख लीजिए उपरोक्त उदाहरणों में इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7 आंशिक अवकल समीकरण हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये है ना एक्स वाई भी हैं और साथ में उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, ये सारे मिले हुए हैं, तो इसलिए इनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अवकल समीकरण की कोटि, अब ये बहुत ध्यान से देखिए आप, इसको ऑर्डर भी कहते हैं या फिर क्रम भी कहते हैं। ध्यान से समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हो सकता है dy/dx हो, ऐसा होना तो ज़रूरी है ही, खैर होगा ही होगा। हो सकता है d2y/dx2 हो, उसमें हो सकता है d3y/dx3 हो। ये सारे के सारे जो कहलाते हैं ये आपके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो आपकी इक्वेशन में मान लीजिए सपोज़ करिए जो भी जितने भी डेरिवेटिव्स दिए हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी इक्वेशन में तीनों हो सकते हैं और आगे भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें जिससे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन में केवल यही है तो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, अगर इक्वेशन में ये और ये दोनों हैं तो फिर ऑर्डर ये बनाएगा 2, मतलब तब ये हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा। किसी इक्वेशन में तीनों हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव फिर ये होगा, यानी कि उसका ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा। इक्वेशन में मौजूद अगर डेरिवेटिव्स हैं तो उनमें से जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जिसमें d3y जैसे जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होंगे, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया होगा, इसको करके ये आया होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो नंबर होता है वो आपका ऑर्डर, उसकी जो कोटि होती है वही आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि बनती है। किसी अवकल समीकरण की कोटि या क्रम उसमें उपस्थित महत्तम अवकलज की कोटि होती है। एग्जाम्पल लिख दीजिए नीचे ऊपर दिए गए उदाहरणों में। फर्स्ट वाले में ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट वाले में देखिए केवल dy/dx है, तो कुछ एक का निकाल के रख देते हैं हम। फर्स्ट वाले का ऑर्डर जो है वो आपका 1 है, दूसरे एग्जाम्पल में भी 1 है, तीसरे का देख लीजिए ज़रा, तीसरे का थोड़ा अलग है, d2y/dx2 dy/dx 2 हैं, तो आपको मैक्सिमम वाला लेना है, यानी कि ऑर्डर इसका जो है वो 2 होगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ जाइए 8th वाले में आ जाइए, 8th वाले में देखिए क्या है, dy/dx है, d2y/dx2 है, तो आपका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर। 12th में आ जाइए, 12th वाले में क्या है, dy/dx है, d2y/dx2 है, d3y/dx3 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हुआ, तो इस यहाँ पर इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। आपको जिस किसी इक्वेशन का और चाहिए, 1, 2, 1, 3, 8, 12 हो गए, बाकी किसी इक्वेशन का चाहिए तो मुझे बताएं। इसका भी जैसे देखेंगे यहाँ पे तो 2 ही ऑर्डर है, del 2/del x2 del 2/del y2, 2 ही ऑर्डर है। इसका 1 ऑर्डर है, इसका भी 1 ऑर्डर है, इसका भी 1 ऑर्डर है। देखिए होल स्क्वायर वगैरह से कोई मतलब नहीं है हमारा, हमें तो बस डेरिवेटिव देखना है, d2 है, d3 है या dy/dx है, उस हिसाब से ऑर्डर चेक करके बताना है। 6 में
सिक्स वाले में देखिए डेल यू बाई डेल एक्स सिंगल डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो ऑर्डर इसका 1 होगा। 9 का 2 कह रहे हो, 9 का 2, हाँ बिल्कुल सही है, ये इसके हिसाब से पहचान लिया जाएगा। 9th वाले का देखिए डी टू बाई डी एक्स 2 है, डी बाई डी एक्स है, तो D2 ये डेरिवेटिव ज़्यादा है, तो इसलिए डिग्री इसके ऑर्डर जो है वो 2 बनेगा, सेकंड ऑर्डर कहा जाएगा। 7th में 7 कहाँ गई ये, 7 में भी देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका मतलब ऑर्डर इसका 1 होगा। मुझे लगता है अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। अच्छा चलिए, अब ऑर्डर समझ गए आप लोग, इसका मतलब अब हेडिंग डालिए अवकल समीकरण की घात। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये सारे इतने सारे क्यों लिख दिए थे, अभी तक इनका ज़रूरत चल रही है हमें। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे जो हैं इंग्लिश के टर्म ही यूज़ करें, ऑर्डर और डिग्री इसी को यूज़ करें, यही ज़्यादातर चलता भी है। देखिए अब घात समझिए ढंग से ज़रा। आप सबसे पहले अभी आपने देखा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव पहचान सकते हो आप, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे कि किसी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, कौन सा है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव को लेने पर उसकी जो पावर होगी वो आपकी कहलाती है डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। लेकिन ये सब करने से पहले उस इक्वेशन में कोई भी रूट, क्यूब रूट, यानी कि जो रेडिकल साइंस होते हैं, करणी चिन्ह जिन्हें कहते हैं, ये सारे कुछ नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे ये दो इक्वेशन है ना, ये मैंने इसीलिए नोट करके रखी है कि इसमें अंडर रूट और ये 3/2 पावर ये सब दिक्कत करेगी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस केस में हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर बनेगी वो आपकी घात कहलाती है इक्वेशन की। अब देखिए ज़रा पहचानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का देखिए ज़रा, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर देखिए 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 2 होगी, सॉरी डिग्री 1 होगी, और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी इसका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स से एक ही बार डिफरेंशिएट किया। अब आप दोनों चीज़ें लिखिए, ठीक है ना, ऑर्डर भी और डिग्री भी, दोनों चीज़ें। इसके बाद सेकंड में देखने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड में देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, d2 बाई dx2। तो अगर मैं कहूँ ऑर्डर क्या है इसका और डिग्री क्या है, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करिए, मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर 2 हो गया, और फिर उसके बाद इसकी खुद की पावर क्या है, इसकी खुद की पावर तो 1 ही है ना, तो ये डिग्री 1 होगी। समझ लीजिए आप ध्यान से, कंफ्यूजन मत ना होने दीजिए अपने दिमाग में। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर वो डिग्री कहलाती है। ये कई लोग क्या करते हैं, इसी को 2 देख लेते हैं, वो कहते हैं डिग्री 2 हो गई है ना। अगर d2 बाई dx2 का होल स्क्वायर होता तो फिर हमारा जो है वो डिग्री 2 होती जा करके। समझ रहे हो बात को। अच्छा, इसी इक्वेशन में मैं अगर ये आपसे ये कहूँ कि d2 बाई dx2 है और d बाई dx का होल स्क्वायर है, अब क्या होगी डिग्री, इसमें बताइए मुझे। d2 बाई dx2 प्लस 3 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 7, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, दोनों चीज़ें बताइए। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2। अब सही आंसर आ रहा है मेरे पास। देखिए मैं समझा दूं फिर से, मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका जो जितने बार डिफरेंशिएशन किया है वो ऑर्डर बनाता है 2, और इसी की पावर जो है वो आपकी डिग्री बनती है 1। तो इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर देने से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसकी पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें तो इसकी पावर देखनी होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव से ही सब कुछ निकलता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव में कितनी उसके बार डिफरेंशिएट किया है वो ऑर्डर बना देता है, और उसी की पावर जो है वो उसकी डिग्री बना देती है। तो ये हालांकि स्क्वायर लगा नहीं था, ये मैंने तो आपको मतलब सिचुएशन दी थी, अदरवाइज़ जो है वो थर्ड में डिग्री जो है वो 1 है, ऑर्डर 2 है। और किसका एग्जांपल ले सकते हो आप,
उस 8 और 9 को भी देखते हैं ज़रा। आप ज़रा इसका ले लो, 11 वाले को लो। 11 वाले में डिग्री बताओ मुझे, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है 11 वाले में बताइए ज़रा मुझे। हाँ, अगर 11 वाले में ये आंसर दे रहे हो ये सही है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया, और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। 12th वाला देखिए, 12th वाले में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है तो ऑर्डर कितना हो गया 3, और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। मतलब इसको ऐसे कहा जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है ऑफ ऑर्डर 3 एंड फर्स्ट डिग्री। अब ये दो रह गए 8th और 9th, इनको ज़रा देखते हैं। 8th की बात करते हैं। 8th में ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। तो देखिए ऑर्डर तो पता लग जाएगा हमें, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है d2/dx2, तो ऑर्डर तो 2 है। लेकिन डिग्री पता करने के लिए जो होता है वो हमारे ये फ्रैक्शनल पार्ट्स वगैरह ये सब गायब हो जाएं। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाइए। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इधर ब्रैकेट टू द पावर 3 बनेगी, और इधर रो d2y/dx2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखिए फ्रैक्शनल पावर हट गई है, क्यूब और स्क्वायर है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव d2/dx2 था, उसकी पावर क्या है 2, तो आपकी डिग्री भी यहाँ 2 बनेगी। डायरेक्ट देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट देखने पे आपको डिग्री 1 दिखाई देगी, पावर 1 है ना टोटल मिला के, डिग्री 1 दिखाई देगी। लेकिन जब आप ये देखोगे, नियम लगाओगे कि करणीय चिन्ह और फ्रैक्शनल पावर भिन्नात्मक घातों और करणीय चिन्हों से स्वतंत्र हो, तो जब हम उसको स्वतंत्र करेंगे इन चीज़ों से, तो देखेंगे कि तो वहाँ पे d2/dx2 की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 बनेगी। ठीक है, इसमें आ जाइए, इस वाले में x d2/dx2 ये अंडर रूट है, प्रॉब्लम कर रहा है, ये करणीय चिन्ह है आपका, रेडिकल साइन है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको उधर ले जाएंगे, तो x² d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट हाफ और 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। अच्छा, ऑर्डर तो यहीं से लिख सकते हो आप, इसका ऑर्डर जो बनाओगे, ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है 2, ये तो लिख लोगे। डिग्री पहचानने में दिक्कत होती है, तो डिग्री के लिए आपने ये इसको इधर ले गए, ठीक है ना, और फिर इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो x² d2y/dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट गया, यहाँ पे ब्रैकेट ही बचा। अब आपको तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना था, मैं हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2, डिग्री यहाँ पे भी 2 आ जाएगी। ये नोट नंबर 1 पहला है, कोटि और घात हमेशा पॉजिटिव होती हैं और पूर्णांक होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर आपका हाफ हो जाए या कुछ हो जाए। डिग्री भी आपकी पूरा पावर में, मतलब पूरा इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव। नंबर 2 लिखिए, अवकल समीकरण की घात का निर्धारण। अवकल समीकरण की घात का निर्धारण तभी संभव है जब यह अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप में हो। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे मान लिया, सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन लिखी dy/dx प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि dy/dx ये तो सेपरेट दिया है, ठीक है, लेकिन एक आपका साइन के अंदर dy/dx पहुंच गया। डेरिवेटिव जो है किसी के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। सिंपल dy/dx का होल स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, d2/dx2 हो जाए, मतलब ये dy/dx की फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं कही जाएगी। पॉलिनोमियल जैसे ऐसे होता है ना, x² + 2x + 3 = 0, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी एक। तो x में अगर क्वाड्रेटिक है तो x² x सिंगल टर्म आनी चाहिए। dy/dx होता, एक और d2/dx2 हो जाता, dy/dx अलग से, साइन के अंदर का एंगल ये dy/dx हो गया, इसलिए इसकी घात जो है वो नहीं निकाली जा सकती। एग्जाम्पल लिख दीजिए ये वाला, और इसमें नीचे लिख दीजिए इसकी घात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये कहीं पर किसी कंपटीशन में या कहीं पर पूछ दें कि इसकी घात बताइए, तो उस केस में आप यही कहोगे कि इसकी घात का निर्धारण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो यहाँ पे dy/dx की पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में 3 बातें पढ़नी थी, हमने तीनों पढ़ ली। हमने टाइप्स पढ़ने थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए, उसका ऑर्डर क्या होता है वो पढ़ा, और उसके बाद उसकी डिग्री क्या होती है वो पढ़ी ली हमने। जितना इससे पढ़ना था हमने आज पढ़ लिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
और इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा ताकि डिग्री और ऑर्डर का कंसेप्ट जो है आपको और क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। किसी को और